प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कांग्रेस के फॉर्मेशन की, यानी कि किस सर्कमस्टांसेस में कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने भारत की आजादी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो आओ देखते हैं कांग्रेस के जन्म की कहानी। तो कांग्रेस या कह लो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश की गई थी 1885 में, लेकिन इसके पहले भी प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करते थे, पहले स्टैब्लिश किए जा चुके थे। तो कांग्रेस की खासियत क्या है? ये ऑल इंडिया लेवल की चीज थी, यानी पूरे देश को जोड़ने वाली चीज थी, पूरे देश में फैले थे इसके मेंबर। लेकिन इसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी वो बेसिकली रीजनल हुआ करती थी, या तो बंगाल की ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, या महाराष्ट्र की, या फिर यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश की। तो एक खास रीजन में असर रखती थी। तो ऐसे ही कुछ प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आपको पता होना चाहिए। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बंगाल नेटिव एसोसिएशन। मतलब इसको आप याद उतना रखने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रोमिनेंट एसोसिएशंस का आप नाम याद रखोगे। तो ये तो बात है इंडिया में एसोसिएशंस बनने की। तो ऐसी ही एक एसोसिएशन अब्रॉड यानी विदेश में भी बनाई जाने लगी। ऐसी सबसे पहली एसोसिएशन विदेश में जो बनाई गई थी वो बनाई थी दादा भाई नारोजी ने। तो दादा भाई नारोजी आगे चल के कांग्रेस के लीडर भी बने। ठीक, तो दादा भाई नारोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम की एक पॉलिटिकल एसोसिएशन या पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी लंदन में। तो 26 जुलाई 1876 1876 में एक और ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इसी इंडियन एसोसिएशन के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश करने में। तो इंडियन एसोसिएशन कब बनाई गई? 1876 में, यानी 9 साल पहले बनाई गई थी कांग्रेस के, 9 years अर्लियर। कहां बनाई गई थी? तो ये एक रीजनल एसोसिएशन थी, ये सिर्फ बंगाल से रिलेटेड थी। इसके प्रोमिनेंट लीडर थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दोनों बंगाली है ना। इस एसोसिएशन की एक ड्रॉबैक थी कि इसके जो ज्यादातर मेंबर थे वो थे तो बंगाली, और वो भी मिडिल क्लास एजुकेटेड इंग्लिश बोलने वाले लोग, यानी पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, पूरी सोसाइटी से इनके मेंबर्स नहीं आते थे। बेसिकली रीजनल एसोसिएशंस हुआ करती थी ये सारी की सारी। तो कुछ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस की लिस्ट ये आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करोगे, इसमें से हर पॉलिटिकल एसोसिएशन का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस टिक कर देता हूं। तो ये इन एसोसिएशंस का नाम तो आपको याद रखना ही है, एसोसिएशन का नाम और फाउंडर का नाम, ईयर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो पॉज करके बच्चों आप याद कर लोगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कांग्रेस को बनाने के लिए कोशिशें चालू हो गई। दिसंबर 1883 में जो इंडियन एसोसिएशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ना, इंडियन एसोसिएशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1876 में बनी थी। तो इसी इंडियन एसोसिएशन ने अपनी पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई। कब बुलाई? दिसंबर 1883 में। तो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कलकत्ता में रखा गया था और इसमें 200 लोगों ने शिरकत की थी, 200 लोग इसको अटेंड कर रहे थे। तो इसी कॉन्फ्रेंस में ये बात उभर के सामने आई कि क्यों ना एक ऑल इंडिया लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, ना कि बंगाल के लेवल का या फिर रीजनल लेवल का। तो ये पहला एसोसिएशन, पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस था इंडियन एसोसिएशन का। इसी इंडियन एसोसिएशन ने एक दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, वो बुलाई थी 25 दिसंबर 1885 को। तब तक जो है कांग्रेस बन चुकी थी।
यानी जब इसकी दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसी वक्त कांग्रेस की पहली कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो इन लोगों ने कांग्रेस को के लिए चिट्ठी जारी करके बेस्ट ऑफ लक उनको बोला था, बेस्ट विशेष, और अपने मेंबर्स से भी अपील की थी कि हम भी कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। तो इंडियन एसोसिएशन को प्रीकर्सर माना जाता है। कांग्रेस के से पहले बनने वाली सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एसोसिएशन ही थी। खैर जो भी हो, अब इसमें एंट्री होती है अंग्रेजों की। तो 1 मार्च 1883 के दिन एक अंग्रेज रिटायर्ड ऑफिसर, ये एओ ह्यूम नाम के एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, यानी उस जमाने के हिसाब से आप कह लो कि आईएएस की तरह थे, रिटायर्ड आईएएस थे। इन्होंने एक अखबार के जरिए, एक अखबार में आर्टिकल लिखा, उस अखबार के जरिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से अपील की कि आप एक ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करो। एओ ह्यूम कौन थे? तो रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्जेंट थे। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से अपील कर रहे हैं ये। तो एओ ह्यूम ने अखबारों के जरिए ये हिंट दिया था कि मैं अपनी एक ऑल इंडिया लेवल की पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी एसोसिएशन का नाम एओ ह्यूम इंडियन नेशनल यूनियन बताया करते थे। जो अखबारों में आर्टिकल्स वगैरह आते थे वो यही कहते थे कि इंडियन नेशनल यूनियन बनाने जा रहा हूं मैं। तो दादा भाई नावरोजी के कहने पे इस इंडियन नेशनल एसोसिएशन का नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओरिजिनल नाम इंडियन नेशनल यूनियन होता। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसका नाम था, होने वाला था, लेकिन नाम बदल दिया गया। किसके कहने पे? दादा भाई नावरोजी के कहने पे, और नाम रख दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो वर्ड कांग्रेस है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बच्चों, कांग्रेस का मतलब होता है कि मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी अलग अलग जगहों से आए रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो एओ ह्यूम एक तरफ अपनी कोशिश कर रहे थे। उस वक्त जो भारत के वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जब कांग्रेस बनाई गई थी, जब कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी, उस वक्त वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। तो एओ ह्यूम अपना ये विचार, अपना ये आइडिया लेके लॉर्ड डफरिन से डिस्कशंस किया करते थे। तो लॉर्ड डफरिन ने भी कहा कि हाँ, आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। तो एक तरह से कह लो कि अंग्रेज भी इंटरेस्टेड थे कि जो भारत के लोग हैं वो कोई ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर पाए। अब बात करते हैं मुस्लिमों की। तो मुस्लिमों का जो जनरल परसेप्शन था, उनका परसेप्शन यही था कि इस तरह की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई जा रही है उसकी कोशिश में सबसे आगे आगे जो नजर आ रहे थे, मतलब मुस्लिमों को ऐसा लगता था कि ये जो कांग्रेस बनने जा रही है ये सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग हिंदुओं की बन के रह जाएगी, क्योंकि इसके पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने थे उनका यही हाल था। उनको चलाने वाले लोग जो थे अपर कास्ट के हिंदू थे। जितनी भी ज्यादातर पॉलिटिकल एसोसिएशन इसके पहले बनी थी उसको फाउंड करने वाले, उसको स्टैब्लिश करने वाले जो थे हिंदू जो थे वो अपर कास्ट के हिंदू थे, और वो भी अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते थे, ऐसा नहीं कि कोई गरीब घरों के हुआ करते थे। तो यही सारी सोच से ना मुस्लिमों ने शुरू में अपने आप को कांग्रेस से दूर रखा, लेकिन बाद में कांग्रेस को कुछ ऐसे नेता मिले, बदरुद्दीन तैयबजी जैसे नेता मिले, ये तो मुस्लिम ही थे ना। इन्होंने अपने कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटीज में जाके ये कहना स्टार्ट किया कि हमको कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, एक मौका तो देना चाहिए, एक नया नया एसोसिएशन बन रहा है। तो इनकी मेहनत से काफी सारे मुस्लिम्स बाद में जाके कांग्रेस से जुड़े। तो ये कहानी है कि कांग्रेस किन हालातों में बनी थी, उस वक्त लोगों का क्या मानना था। बाद में गोपाल कृष्ण गोखले नाम के एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हुए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि कोई भी इंडियन, कोई भी भारत का व्यक्ति इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बना सकता था। इसको बनाने में जो अंग्रेजों ने मदद की ना, एओ ह्यूम ने मदद की, एओ ह्यूम ने ही कांग्रेस बनाई है, एओ ह्यूम ने ही कांग्रेस बनाया, ये आपको याद रखना होगा। लॉर्ड डफरिन भी सपोर्ट कर रहे थे। तो उसी के जवाब में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा
कि हाँ ये सही है कि अंग्रेजों ने ही कांग्रेस को बनाया, क्योंकि संभव ही नहीं था कि कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट कर पाता, क्योंकि अगर कोई इंडियन ऐसा करने की कोशिश करता तो अंग्रेज उसको दबा देते। यही लॉजिक गोपाल कृष्ण गोखले ने दी। अब बात करते हैं कांग्रेस के पहले सेशन की। तो कांग्रेस का पहला सेशन रखा गया 28 दिसंबर 1885। मैं आपको याद दिला दूं कि इसके 3 दिन पहले यानी 25 दिसंबर 1885 के दिन दूसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, सेकेंड कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी इंडियन एसोसिएशन की। वहां पे ही कहा गया था, बेस्ट ऑफ लक का मैसेज दिया गया था कि 3 दिन के बाद कांग्रेस है। तो वहां से भी कई लोग ट्रेन पकड़ के इस वाले सेशन को अटेंड करने के लिए आए थे। तो कांग्रेस का जो पहला सेशन है यानी कि सबसे पहली मीटिंग वो होने तो वाली थी पुणे में, उसको होना था पुणे में, लेकिन उसको शिफ्ट करके बॉम्बे कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि पुणे में घोषणा तो कर दी गई थी, पहले से घोषणा हो गई थी कि हमारी पहली मीटिंग पुणे में होगी, लेकिन उस वक्त पुणे में प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी। प्लेग एक बीमारी है जिससे कई सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी थी, इसलिए पुणे से शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे। और बॉम्बे में जो जगह चुनी गई वो थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। बहुत इंपॉर्टेंट कि पहले कांग्रेस मीटिंग की वेन्यू क्या थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। ये कहां? तो बॉम्बे में। दिन कौन सा? तो 28 दिसंबर 1885 के दिन ये पहली मीटिंग है कांग्रेस की। इस मीटिंग के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हमको पता होने चाहिए? तो ये जो पहली मीटिंग हो रही है कांग्रेस की, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसके एफर्ट से हो रही है? पूरी क्रेडिट जाती है एओ ह्यूम की। कोई भी आपसे पूछेगा कि कांग्रेस को किसने स्टैब्लिश किया, तो एओ ह्यूम ने किया, एलन ऑक्टावियो ह्यूम। तो इस जो पहली मीटिंग होने जा रही है, इसका पहला प्रेसिडेंट वोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया, एक बंगाली। ये बहुत बड़े लॉयर थे उस टाइम के, और एओ ह्यूम ने खुद जो है वो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट अपने आप को दी। बनाने वाले यही थे, एओ ह्यूम ही थे। इन्होंने एक इंडियन को मौका दिया, पहली मीटिंग है तो इंडियन बनेगा तो अच्छा रहेगा, इंडियन लोगों का भरोसा बढ़ेगा। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है क्या हो गए? वो प्रेसिडेंट हो गए, और एओ ह्यूम जो है वो जनरल सेक्रेटरी बन गए। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है बच्चों, कि इस पहली मीटिंग में केवल 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। इस मीटिंग सिर्फ 72 लोग आए थे, ठीक। और इन 72 लोगों में से भी ज्यादातर जो है लॉयर ही थे, मतलब जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, नियम कानून समझते हैं। तो बेसिकली ज्यादातर यहाँ पे लॉयर्स की ही भीड़ थी। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो भी तो लॉयर ही है ना, वोमेश चंद्र बनर्जी। इस मीटिंग में कोई भी औरत शामिल नहीं थी, किसी भी महिला ने ये मीटिंग अटेंड नहीं की थी। जहां तक बात है अंग्रेजों की, तो एक अंग्रेज तो आप जानते ही हो, एओ ह्यूम। इन्होंने बनाया है कांग्रेस को और पोस्ट ली है जनरल सेक्रेटरी की। तो एओ ह्यूम के अलावा भी 2 और अंग्रेजों ने इस मीटिंग को अटेंड किया था। उनके नाम थे विलियम वेडरबर्न और जस्टिस जॉन जार्डिन। तो कुल मिला के 3 अंग्रेज शामिल थे। 72 लोगों में से 3 अंग्रेज थे, और बाकी सारे के सारे जो थे वो हिंदू थे, हिंदू मेल्स, ज्यादातर लॉयर। तो बाकी ज्यादातर लोग जो है कैलकाटा और मैड्रास प्रेसिडेंसी से आए थे। अब बात करते हैं एक सेफ्टी वेल्व थ्योरी की। तो कांग्रेस के बनने के पीछे एक थ्योरी दी जाती है, इस थ्योरी को कहा जाता है सेफ्टी वेल्व थ्योरी। तो इस थ्योरी को देने वाले हिस्टोरियंस का मानना है कि अंग्रेज इतने इंटरेस्टेड क्यों थे, क्यों एओ ह्यूम और लॉर्ड डफरिन चाहते थे कि कांग्रेस जैसी कोई एसोसिएशन बने। तो इसके पीछे वजह दी जाती है, इसी थ्योरी को कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से कांग्रेस बनवाने में मदद किया। इसको कहा जाता है सेफ्टी वेल्व थ्योरी। सेफ्टी वेल्व का मतलब होता है कि अगर आपको कोई मान लो कि कहीं पे प्रेशर बिल्ट हो रहा है, तो प्रेशर की वजह से ब्लास्ट हो जाए, तो ब्लास्ट होने से अच्छा है कि हम वेल्व ओपन कर दें, तो जो दबाव बनाए, जो प्रेशर बनाए, प्रेशर रिलीज हो जाए।
तो ऐसा माना जाता था कि उस वक्त जो भारत में माहौल बन रहा था वो फिर से 1857 के जैसा ही होता चला जा रहा था। तो अंग्रेजों को लगता था कि कहीं फिर से 1857 के जैसा लार्ज स्केल रिवोल्ट ना हो जाए, क्योंकि सरकार और जो भारत की जनता है दोनों के बीच कोई ब्रिज नहीं था, दोनों को कनेक्ट करने वाली कोई चीज नहीं थी। तो अगर भारत की जनता को कोई किसी बात से तकलीफ होती, अपनी कोई बात अंग्रेजों तक पहुंचानी है तो वो कैसे पहुंचाएंगे, कोई तरीका ही नहीं था। तो अंग्रेजों का एक प्रयास था कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी जाए। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे तो लोग रिवोल्ट करने से पहले उस पॉलिटिकल पार्टी के जरिए अपनी आवाज अंग्रेजों तक पहुंचाएंगे। तो अचानक से लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा ना, लड़ाई झगड़ा को रोका जा सकता है अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को बीच में लाके खड़ा कर दिया जाए। तो एक तरफ भारत की जनता, एक तरफ अंग्रेज, बीच में ये पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको जो कहना है पॉलिटिकल पार्टी के जरिए कहोगे तो प्रेशर जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा, सेफ्टी वेल्व की तरह काम करेगा। तो ऐसा कहा गया कि इसीलिए एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होते हुए भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया। साथ ही साथ वाइस रॉय जो लॉर्ड डफरिन है वो भी मदद कर रहे थे। तो इसी थ्योरी को कहा जाता है सेफ्टी वेल्व थ्योरी। और कहा गया कि अगर ये एक कोशिश थी गवर्नमेंट की तरफ से कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के भारत के लोगों को दे दिया जाए कि जहां से वो अपने मुद्दे उठा सके, अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचा सके। तो अब कांग्रेस तो बन गई, तो कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिक्स भी स्टार्ट कर दी। तो शुरुआती में कांग्रेस की पॉलिटिक्स कैसे थी, तो ये जो मेथड वगैरह यूज करते थे, एक पॉलिटिकल पार्टी तो बन गए। पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम होता है, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना। मतलब उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी का तो यही काम था कि भारत की जनता क्या सोचती है ये अंग्रेजों को बताना। तो ये लोग जो मेथड वगैरह यूज करते थे, तो ये रिजोल्यूशंस वगैरह पास करते थे। रिजोल्यूशन पास करने का क्या मतलब है, जैसे मीटिंग हुई तो मीटिंग में क्या फैसले लिए गए, तो उन फैसलों को रिजोल्यूशन कहा जाता था। जैसे कि अगर मीटिंग में फैसला लिया गया कि स्कूल की फीस घटाने के लिए हम अंग्रेजों से डिमांड करेंगे, मतलब हम अंग्रेजों से कहेंगे कि भाई स्कूल की फीस कम कर दो, तो ये लोग एक रिजोल्यूशन पास करते थे। इसका मतलब है कि हमने इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया है कि हम आपसे ये डिमांड रखेंगे। उन डिमांड्स को रखने के लिए रिजोल्यूशंस पास की जाती थी। पिटीशंस भेजे जाते थे लंदन, इंग्लैंड। तो ये लोग पिटीशंस में साइन करवाते थे, पब्लिक से, जनता से साइन करवाते थे मुद्दों पे, और चिट्ठियां पिटीशंस भेजते थे लंदन। तो लंदन में भी इन्होंने अपनी एक कमेटी बना ली। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी लंदन में कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन बन ही चुकी थी ना, तो अब कांग्रेस ने भी अपना एक ब्रांच लंदन में खोल लिया। लंदन में क्यों खोला, क्योंकि अंग्रेजों की कैपिटल है वो। तो ये लोग चाहते थे कि वहां रहने वाले अंग्रेजों को भी पता चले कि उनके जो भाई इंडिया आते हैं, इंडिया में जो रूल करते हैं, तो वो इंडिया में क्या क्या गड़बड़ फैलाते हैं। क्योंकि लंदन में रहने वाले एक आम ब्रिटिशर को यही लगता था कि भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है, उनको लगता था कि वो भारत पे एहसान कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस ने अपनी एक ब्रांच खोली लंदन में और वहां से न्यूज़पेपर निकालना स्टार्ट किया। उस न्यूज़पेपर का नाम रखा इंडिया। तो इस न्यूज़पेपर के जरिए वो चाहते थे कि ब्रिटेन के लोग भी अपने आंखों से पढ़ें कि भारत में क्या चल रहा है। तो जिस वक्त कांग्रेस बनी उस वक्त लंदन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे इंडिया के, वो थे अर्ल ऑफ किम्बरली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता था, ये एक ऑफिसर होता था जो कि लंदन में बैठता था, और ये एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था, ये रहता लंदन में ही था। इसका काम था भारत के पॉलिटिकल अफेयर्स पे नजर रखना। तो ये कहलाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कांग्रेस बना था तो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, तो अर्ल ऑफ किम्बरली। वाइस रॉय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को बनाया किसने, तो एओ ह्यूम ने। तो ये जो अर्ल ऑफ किम्बरली थे ये बहुत ही सिंपैथेटिक थे, इनका इंडिया के प्रति रवैया बहुत अच्छा था। इंडिया ये भी जानते थे कि भारत के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम की वजह हम अंग्रेज ही हैं।
तो जब भी कांग्रेस कोई डिमांड वगैरह रखती थी अपने न्यूज़पेपर के जरिए, इंडिया जो न्यूज़पेपर इन्होंने बनाया था, इसमें अगर अपनी कुछ डिमांड रखती थी, कोई ओपिनियन वगैरह छापती थी, तो जो लंदन की मीडिया थी, जो ब्रिटेन की मीडिया थी, वो काफी मजाक उड़ाती थी कांग्रेस का। लेकिन जो अर्ल ऑफ किम्बरली हैं वो सपोर्ट करते थे कांग्रेस का, वो थोड़े सिंपैथेटिक थे। तो अर्ल ऑफ किम्बरली के सिंपैथेटिक होने का क्या असर पड़ेगा, यानी कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की आवाज अंग्रेजों के पार्लियामेंट में उठाने वाला भी तो कोई मिल गया ना, अर्ल ऑफ किम्बरली। तो शुरू शुरू में जो वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने कांग्रेस को सीरियसली नहीं लिया। लॉर्ड डफरिन के मुताबिक कांग्रेस को कहा जाता था कि कांग्रेस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो लॉर्ड डफरिन कहते थे कि कांग्रेस पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो उस वक्त कांग्रेस पे इल्जाम लगते थे कि वो बेसिकली हिंदुओं की पार्टी है। तो कोई कहता था कि ये सिर्फ लॉयर्स की पार्टी है, यानी पूरे देश को आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो। तो शुरू शुरू में तो अंग्रेज भी कांग्रेस की मीटिंग वगैरह अटेंड कर लिया करते थे, उनको कोई खतरा महसूस नहीं होता था। लेकिन बाद में जब इलाहाबाद में चौथा सेशन चल रहा था, तो लॉर्ड डफरिन ने ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कोई भी आदमी जो गवर्नमेंट से सैलरी लेता है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो कांग्रेस की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता है। ठीक, तो यहां से एक तरह से कांग्रेस एक तरफ, सरकार एक तरफ। पहले तो सरकार ही कांग्रेस को मदद कर रही थी कि हम कांग्रेस को बनाएंगे, लेकिन अब क्या है कि कांग्रेस और गवर्नमेंट को अलग अलग किया जाने लगा। कहा जाने लगा कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो कांग्रेस के मेंबर नहीं बन सकते, कांग्रेस की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। तो एक तरह से पॉलिटिक्स चालू हो गई ना, कि कांग्रेस और गवर्नमेंट अब आमने सामने आने लगी। तो यहां से कांग्रेस के बनने के बाद से आपके इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक नया दौर चालू हुआ, कह लो कि शुरुआत मानी जानी चाहिए, क्योंकि इसके पहले तो छोटे छोटे रिवोल्ट हुए, एक बड़ा 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो अब जो है फुल टाइम पॉलिटिक्स होगी। अब रोज कोशिश की जाएगी कि भारत को आजादी दिलाने के लिए रोज के रोज पॉलिटिक्स की जाएगी। तो उस वक्त के एक बहुत प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर हुआ करते थे, उनका नाम था दादा भाई नारोजी। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि भारत का धन यहां से लूट के विदेश चला गया, इसी को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन यानी कि बह के बाहर चला गया। क्या बह के बाहर चला गया? हमारे देश की दौलत। कौन लेके गया ये दौलत? अंग्रेज लूट के लेके चले गए। तो इस तरह की डिमांड्स, इस तरह की चीजें कांग्रेस ने बोलना स्टार्ट कर दिया, ताकि अंग्रेजों पे दबाव पड़े और वो हमारे देश को छोड़ के जाने की सोचें। तो दादा भाई नारोजी ने एक बुक भी लिखी इसके ऊपर। देखो, दादा भाई नारोजी के ऊपर 2-3 फैक्ट्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है। सबसे पहली फैक्ट तो है कि इन्होंने लंदन में इंडियन एसोसिएशन बनाई थी। दूसरी फैक्ट क्या है कि इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। तीसरी फैक्ट क्या है कि इन्होंने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नारोजी ने यह बुक लिखी ताकि जो अंग्रेज हैं वो इस बुक को पढ़ के समझ सकें कि जो भारत में किया जा रहा है वो ब्रिटिश सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है। तो इनका मानना था कि ब्रिटिश कल्चर अपने जगह पे तो ठीक है, जब यही ब्रिटिश लंदन में राज करते हैं तो बहुत अच्छे से रूल करते हैं, जब यही ब्रिटिश भारत में रूल करने चले जाते हैं तो वहां पे लूटपाट मचा देते हैं। तो भारत में जो आप कर रहे हैं वो अन ब्रिटिश है, यानी ब्रिटिशों के तौर तरीकों से मैच नहीं करता है। यानी ब्रिटिश जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो काम वो भारत में नहीं कर रहे हैं, भारत में लूटपाट मचा रहे हैं। यही दादा भाई नारोजी हाईलाइट करना चाहते थे, जिसकी वजह से भारत में पॉवर्टी या गरीबी फैल गई है। तो जो कांग्रेस के नेता हैं वो डिमांड करने लगे कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, इतने ज्यादा धन दौलत से व्याप्त हमारे चारों तरफ खुशहाली हुआ करती थी, वो अंग्रेजों के आने के बाद गरीब क्यों हो गई? कभी गरीबी तो सुनी नहीं थी कि मुगलों के टाइम गरीबी हो, गुप्ता डायनेस्टी हमने पढ़ ली, गरीबी हो, गरीबी का जिक्र तो होता नहीं था। तो अंग्रेजों के आने के बाद से एक गरीबी वाला फंडा कहां से आ गया? तो इसी सब चीज से यहां से पॉलिटिक्स की शुरुआत होती चली गई।
तो इसी को कहते हैं ना, एक के बाद एक मुद्दे आप उठाते हो जिससे कि आप सरकार पे इल्जाम लगाते हो, तभी तो पॉलिटिक्स शुरू होती है। तो ये बोलने लगे कि भारत में गरीबी क्यों फैली हुई है, इसकी जांच की जाए। तो और भी इनकी कुछ डिमांड्स थी, जैसे मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्च कम किया जाए, जो ब्रिटिश आर्मी मेंटेन करती है उस पे खर्च करने के बजाय भारत के भले पे खर्च करो। तो ये सब डिमांड होने लगे। टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए डिमांड्स होने लगी कि आप ज्यादा फंड दो, ज्यादा कॉलेजेस खोलो, ज्यादा स्कूल्स खोलो। और भी कई तरह के डिमांड थे, जैसे कि टैरिफ ड्यूटी को कम करने के लिए कहा गया, एक्साइज ड्यूटी वगैरह। देखो क्या होता था कि जब लंदन से कोई बना हुआ सामान आता था तो उससे एक्साइज ड्यूटी नहीं ली जाती थी, और जो भारत से बना हुआ कोई सामान बाहर जाता था तो उस पर ड्यूटी ली जाती थी, ताकि भारत में बना सामान महंगा हो जाए और लंदन से आया सामान सस्ता हो जाए। तो इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए, यानी कि ये सब अनफेयर प्रैक्टिसेस थे ना, तो अंग्रेज अपने सरकार चलाने का गलत फायदा उठाते थे। कुछ ऐसे नियम कानून बना देते थे कि भारत की इंडस्ट्रीज को नुकसान हो और अपने देश में बना माल जो है वो आराम से बिके। तो इन्हीं सब मुद्दों को एक एक करके कांग्रेस ने उठाया, और यहां से आप कह सकते हो कि उनकी अंग्रेजों के खिलाफ फुल टाइम पॉलिटिकल वॉर स्टार्ट हो गई, या फुल टाइम फ्रीडम स्ट्रगल कह लो कि कांग्रेस के स्टैब्लिश होने के बाद से ही स्टार्ट हुई।